नमस्कार, मैं मिथिलेश विश्वकर्मा और आज हम फिजिक्स का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। हमने भाग 1 में पढ़ा था कि वैद्युत आवेश क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, उसकी प्रकृति कैसे होती है, वह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे कैसे जाते हैं, आवेशों के प्रकार हमने देखा था, उसकी प्रकृति कैसे होती है और हमने उसके बारे में इस तरह से ढेर सारी बातें सीखी थी। आज हम आगे देखेंगे उसके बारे में और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम इस चीज़ को बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आएगी 100%। तो आज हम पढ़ेंगे आवेश का स्थानांतरण। आवेश का स्थानांतरण, ये आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है। हमने आपको कल बताया था कि जब किन्हीं दो पदार्थों के बीच में घर्षण होता है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पदार्थ का घर्षण जब होता है, पदार्थ को जब रगड़ा जाता है तो आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आ जाता है, जिससे वह पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है। उसी को आज हम फॉलो करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि जब दो पदार्थों के बीच में घर्षण होता है तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर चला जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ पे धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थ पर ऋण आवेश आ जाता है। इसे आवेश का स्थानांतरण कहते हैं। चलिए हम डेफिनेशन लिख देते हैं। जब दो पदार्थों के बीच घर्षण होता है तब इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर चला जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ पर धन आवेश तथा ग्रहण करने वाले पदार्थ पर ऋण आवेश आ जाता है। इसे आवेश का स्थानांतरण कहते हैं। जब दो पदार्थों के बीच में घर्षण होता है तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर चला जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ पर धन आवेश तथा ग्रहण करने वाले पदार्थ पर ऋण आवेश आ जाता है। इसे आवेश का स्थानांतरण कहते हैं। हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन इस पर और उस पर चले जाते हैं, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं, लेकिन उसकी मात्रा हमें कैसे निकालनी है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे जाता है, उसकी अगर हमें मात्रा निकालनी हो तो उसे निम्न समीकरण से निकाला जा सकता है। उस आवेश की मात्रा निम्न समीकरण से निकाला जा सकता है। Q = N × E। दोस्तों, जब भी दो पदार्थों के बीच में घर्षण होता है तो एक पदार्थ से आवेश दूसरे पदार्थ में चला जाता है। अगर हमें पता लगाना हो कि कितना आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे गया है तो हमें इस समीकरण का उपयोग करना होगा, जहाँ पर Q जो है, जहाँ Q बराबर आवेश की मात्रा, N जो है स्मॉल n वह है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो E है वो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है उसको प्रदर्शित करता है। n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन की एक वैल्यू होती है। ये एक प्रकार से एक आवेश ही है और इलेक्ट्रॉन पर इतना ही आवेश होता है और ये आवेश ऋण आवेश होता है, ना कि धन आवेश होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। और हमने यहाँ पर n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्यों लिखी है, क्योंकि जो आवेश स्थानांतरित होते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पर n = इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q द वैल्यू ऑफ चार्ज, आवेश की मात्रा होगी। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, हम पढ़ेंगे आवेश के क्वांटीकरण के बारे में। ये भी इसी से रिलेटेड है, आप समझिएगा। आवेश का क्वांटीकरण,
दोस्तों, जब भी कोई पदार्थ के बीच में घर्षण होता है, उस पर से एक इलेक्ट्रॉन, किसी एक पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन जब निकल के दूसरे पदार्थ पे जाएगा, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक ही इलेक्ट्रॉन जाए, कई इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। लेकिन आवेश का जो क्वांटीकरण है, इसका मतलब ये होगा जितने भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे वे सब इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, उसका पूर्ण गुणज होता है। दोस्तों, कभी ऐसा नहीं होता है कि किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पदार्थ पे जाता है तो 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है। बिल्कुल नहीं, निकल के जाएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा। यही होता है आवेश का क्वांटीकरण। लेकिन कभी ये नहीं होता है कि कहीं 3.5 इलेक्ट्रॉन निकल के उस एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे चले जाएं। तो यही होता है आवेश का क्वांटीकरण। आइए हम इसका परिभाषा देखते हैं। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर जब जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। E 2E 3E ... होता है। आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ये होता है आवेश का क्वांटीकरण। हमने आपको बताया आवेश का क्वांटीकरण को बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। मेरे क्लास में कुछ भी बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट समझने की केवल ज़रूरत होती है। हमने कहा आवेश का स्थानांतरण क्या होता है। जब दो पदार्थों के बीच में घर्षण होता है तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकल के दूसरे पदार्थ पे चला जाता है, जिसकी वजह से जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है उस पर धन आवेश तथा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है उस पर ऋण आवेश आ जाता है, और इसी को इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जाता है कहते हैं। जब अगर आपको कहा जाए कि कितना इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर गया है, तो हम इस समीकरण का इस्तेमाल करेंगे उस मात्रा को निकालने के लिए आवेश का। मान लीजिए मैंने कहा कि इस पदार्थ 1 है, पदार्थ 2 है, इस पर से इलेक्ट्रॉन इस पर निकल के गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल के गए उसका नंबर अगर हमें निकालना हो, या फिर ये कहा जाए कि इस पर से इलेक्ट्रॉन इस पर निकल के गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 5 हैं, तो आवेश की मात्रा बताइए, तो हम इस समीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पदार्थ है और एक दूसरा पदार्थ है, और इस पर से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे जा रहे हैं, तो इस पर धन आवेश होगा और इस पर ऋण आवेश होगा। क्यों? क्योंकि ये त्याग रहा है इलेक्ट्रॉन को और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इस वजह से इस पर धन आवेश तथा इस पर ऋण आवेश आएंगे। तो हम देखेंगे कि इस पर आवेश की मात्रा कितनी गई। हमने देखा यहाँ पर एक प्लस बनाया, आपने देखा यहाँ पर एक माइनस बनाया, तो ऑब्वियसली स्पष्ट है कि यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखा है n से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। हमें आवेश की मात्रा ही निकालनी है, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकले? 1। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, हमने यहाँ पर लिखा है E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हम E की वैल्यू रख लेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हमें अगर आवेश की मात्रा निकालनी है, अगर हमें आवेश की मात्रा निकालनी है, Q = NE का समीकरण हम इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ जहाँ जो वैल्यू है वहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे, रख देंगे। तो Q = 1, क्योंकि N की वैल्यू 1 है, इंटू E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कुल आवेश की मात्रा हो जाएगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर दोस्तों मैंने कहा होता कि एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर 2, उसकी संख्या 2 है, तो क्या होता है, यहाँ n = 2 हो जाता, और यहाँ हम n की जगह पे 2 रखते, तो ये क्या हो जाता,
ये मात्रा बदल के हो जाती 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू बदल जाएगी, मतलब कि कहने का ये है जितना ही इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा उतना ही आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही आवेश होता है, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वही उसके पास मास भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वही एक सिंगल आवेश होता है। कहने का मतलब अगर हम साफ साफ शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश ही है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है मतलब इतना आवेश स्थानांतरित हो रहा है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है तो इतना। इसी तरह से जैसे जैसे n का मान बदलता जाएगा वैसे वैसे ही आवेश की मात्रा भी बदलती जाएगी। इसका क्वांटीकरण, आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर जब जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन की आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इट मीन्स या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। लेकिन कभी 3.5 या फिर 3.5, 2.5 इतने इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं। इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसके लिए भी हम इसी समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, Q = N × E। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह लग जाया करता है। इसके बारे में हम समझेंगे। इस समीकरण को ये समीकरण जो है वो यहाँ का है, ठीक है। ये वाला जो समीकरण है ये आवेश के क्वांटीकरण का समीकरण है। पिछले में क्या था कि यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ था, और अब यहाँ जब आवेश का क्वांटीकरण हम बता रहे हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। क्या होते हैं आवेश का क्वांटीकरण, क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्या होता है, उसके बारे में एक समीकरण भी जाना। और अब हम जानेंगे वैद्युत धारा। हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा का एक समीकरण होता है, बराबर आवेश बटे समय। ये वैद्युत धारा का समीकरण है। इस समीकरण से हम एक परिभाषा निकालेंगे। इस समीकरण से हम एक परिभाषा निकालेंगे कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा जो होती है वो विद्युत धारा कहलाती है। मतलब कोई चालक तार ले लिए हमने, इसमें 1 सेकंड में जितनी आवेश प्रवाहित हो रही है वही जो होगी वो विद्युत धारा होगी। इसका मतलब ये होता है कि आवेश की बहने की जो दर होती है, आवेश प्रवाह की जो दर होती है वही विद्युत धारा होती है। तो हम देखेंगे किसी चालक तार में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तार में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं, अथवा हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। हमने ऊपर कुछ समीकरण लिखे थे, उसी समीकरण को यहाँ लिखेंगे। वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। हमने आपको बताया है पिछले टॉपिक में, आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं और समय को T से डिनोट करेंगे जी। तो ये हो जाएगा, वैद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं। I से या तो स्मॉल I हो या फिर कैपिटल I हो। ये हो जाएगा Q = Q/T। अब हमने पिछले समीकरण में पढ़ा था Q = N × E, तो हम इसको लिख सकते हैं N × E/T।
ये विद्युत धारा के लिए एक समीकरण हो गया। और कि कोई भी चीज़, अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वह एक राशि होती है, इसी तरह से विद्युत धारा भी एक राशि है। दोस्तों, विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि है और इसका मात्रक होता है एम्पियर। हम लिख दे रहे हैं विद्युत धारा एक अदिश राशि होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। जी, मात्रक भी लिखेंगे। मात्रक लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब एग्ज़ाम्स में हम बैठते हैं तो वहाँ पर मात्रक लिखना भूल जाते हैं तो उसके कुछ नंबर्स कट जाते हैं, या फिर बहुविकल्पी में हमें इसी तरह के कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो हमें वो सब लिखना होता है। तो हमें मात्रक जानना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार हमने जाना कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, और ये अदिश राशि होती है जो विद्युत धारा होती है। दोस्तों, जो कूलाम होता है वो आवेश का एक मात्रक होता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो आवेश का एक मूल मात्रक होता है। इसका मतलब आवेश के जितने भी मात्रक होंगे वो इसी से मिलकर के बने होंगे, कूलाम से। ठीक है, तो हम लिखेंगे कूलाम आवेश का मूल मात्रक कूलाम होता है। ज़रा समझिएगा, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे हमने कहा कि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, वैसे ही आवेश, ये जो क्यों होता है, क्यों आवेश चार्ज, उसका मात्रक होता है कूलाम। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलाम को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमने आपको बताया कि यह चार्ज का यानी आवेश का एक मूल मात्रक होता है। इसकी एक परिभाषा है, कोई चालक तार है, मान लीजिए कोई चालक तार है, कूलाम की परिभाषा हम बता रहे हैं। कोई चालक तार है, अगर उसमें 1 एम्पियर की धारा, ये मान लीजिए कोई चालक तार है, इसमें अगर 1 एम्पियर की धारा आई, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है। अगर किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उसमें जो आवेश प्रवाह होगा, आवेश का जो प्रवाह होगा क्यों, वो होगा 1 कूलाम। समझिएगा, किसी चालक तार में यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उसमें जो आवेश प्रवाह होता है वह 1 कूलाम होता है। चलिए हम इसका परिभाषा लिखते हैं। यदि किसी चालक तार में एक एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उस चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। हम फिर से पढ़ देते हैं। यदि किसी चालक तार में यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा, ये मान लीजिए कोई चालक तार है, हम यहाँ से बैटरी को जोड़ देते हैं और इसमें 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हुई। मैंने इसमें चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किया, तो इस तार में जो आवेश प्रवाहित होगा वो 1 कूलाम होगा।
ये चालक तार है, इसमें 1 एम्पियर की धारा कितनी देर तक प्रवाहित की? 1 सेकंड तक। अब इसमें जो कूलाम यानी जो आवेश की मात्रा प्रवाहित होगी वो 1 कूलाम होगी। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने एक समीकरण लिखा था वैद्युत धारा में, वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। यहाँ पर हम लिखेंगे आवेश इज इक्वल टू वैद्युत धारा गुणे समय, यानी Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ये जो हो गया वो कूलाम का। अब देखिए ये जो Q है वो एक आवेश का मात्रक हमने बताया था, कूलाम जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है। तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, इस समीकरण से हम निकाल सकते हैं कि आवेश कितनी मात्रा में जा रहा है या फिर उसका जो कूलाम, उसका जो मात्रक है वो किस प्रकार से है। तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक साइंटिस्ट थे कूलाम, ये जो कूलाम है ये मात्रक है किस चीज़ का? ये मात्रक है आवेश का। आवेश का मात्रक कूलाम क्यों रखा गया? एक साइंटिस्ट थे कूलाम नाम के जिन्होंने आवेश को डिफाइन किया था, उसको स्पष्ट किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम से इसका मात्रक, इसको आवेश को जब डिफाइन किया कूलाम ने, तो कूलाम के नाम से ही उसके मात्रक को क्या कर दिया गया? संबोधित कर दिया गया। तो अब हम देख रहे हैं कि जब कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम है तो कूलाम का एक नियम भी है। हमने बताया कि कूलाम एक साइंटिस्ट होते हैं, तो कूलाम का एक नियम भी है, कूलाम का नियम जिसे कहते हैं का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ इंग्लिश में बोलेंगे कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। ये नियम देखिए क्या कहता है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब कूलाम ने जब आवेश को डिफाइन किया था, आवेश को स्पष्ट किया था, तो स्पष्ट है ये भी कि ये जो कूलाम का नियम होगा वो भी आवेशों के ऊपर ही होगा। कूलाम ने 2 आवेशों के ऊपर एक परीक्षण किया था। मान लीजिए कोई 2 आवेश हैं, ये आवेश 1 और ये एक आवेश 2 है। मान लीजिए कोई 2 आवेश है, तो हमने बताया था कि जो आवेश होते हैं जब उनको बहुत नज़दीक रखते हैं या फिर उनकी क्षमता के अनुसार वो एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या तो प्रतिकर्षित करते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में ये बताया हुआ है कि 2 आवेश या तो एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं या तो प्रतिकर्षित कर सकते हैं। जब सजातीय आवेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन वहीं जब विजातीय आवेश होते हैं इस तरह से तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कूलाम ने इसी पर एक नियम बनाया था जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार मान लीजिए 2 आवेश हैं तो इनके बीच में स्पष्ट है कि कोई या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, इसको मिटा देते हैं। आवेश 1 आवेश 2 यानी Q1 और Q2, क्योंकि आवेश को तो हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q1 है, Q2 है। अब इनमें कोई अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्सन फोर्स लगेगा, या तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे आकर्षित करने का मतलब इन दोनों में बल लग रहा है, अपनी तरफ खींच रहे हैं मतलब बल लग रहा है, और प्रतिकर्षित करने का मतलब है कि एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं तब भी बल लग रहा है। अब बात को समझिए, आकर्षण लग रहा है तब भी दोनों आवेशों के बीच में
बल लग रहा है और प्रतिकर्षण कर रहे हैं तब भी दोनों आवेशों के बीच में बल लग रहा है। तो कूलाम ने कहा था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है, समानुपाती होता है। चलिए देखते हैं। दोनों के बीच की दूरी के बल के बीच का अनुपात। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि किन्हीं दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। हमने आपको बताया जहाँ दो आवेश होते हैं या तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसी प्रकार हमने लिखा किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है अर्थात हम ये कहेंगे F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। अब दोस्तों हम ये समझेंगे कि अगर दो आवेश हैं, दोनों एक दूसरे से चिपके तो है नहीं, उनके बीच में कुछ दूरी होगी। मान लीजिए ये दूरी r है, दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, तो उसमें भी कुछ रिलेशन होगा, कुछ संबंध होगा फोर्स में। आप देखते हैं, मान लीजिए कि चुंबक ले लीजिए, मान लीजिए दो चुंबक हैं इस तरह से। चुंबक से तो आप लोग बहुत खेलोगे, हम भी खेले हैं। दो चुंबक हैं, जब दो चुंबक को नज़दीक लाया जाता है तो उनमें जो फोर्स लगता है, उनमें जो खिंचाव का, अट्रैक्शन का, आकर्षण का फोर्स लगता है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन वहीं दो चुंबक को अगर दूर दूर रख दिया जाए तो वे एक दूसरे को खींचेंगे नहीं। क्यों नहीं खींचेंगे? बल तो लगता है लेकिन बहुत ही कम लगता है, इस वजह से वो एक दूसरे को खींचते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही हम नज़दीक लाते हैं वो एक दूसरे को खींच लेते हैं और आपस में चिपक जाते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे दोनों आवेशों को नज़दीक लाएंगे, इनके बीच जो बल लगेगा वो ज़्यादा लगने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे हम इन दोनों आवेशों को दूर ले जा रहे हैं, वैसे वैसे ही दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो कम होता चला जा रहा है। तो स्पष्ट है, कहने का ये मतलब है कि दो आवेशों के बीच की जो दूरी होती है, उनके बीच में जो बल लग रहा है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का नियम ये कहता है, चलिए हम लिख लेते हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हमने इस तरह से लिखा, F जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा 1/r²। हमने लिखा कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसी को जो अभी तक हम समझाए हैं, इसी को चलिए हम परिभाषा के रूप में लिखते हैं। कुछ इस तरह से लिखेंगे, कूलाम का नियम। चलिए देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। किन्हीं दो आवेशों के बीच
लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से समझिएगा, मान लीजिए कोई दो आवेश हैं Q1 एंड Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा, अब सपोज दैट ये प्लस प्लस है, दोनों आवेश धन आवेश हैं, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। एक धन आवेश तथा एक ऋण आवेश है तो दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो वही बात कहा जा रहा है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, F इज इक्वल टू Q1 Q2, सॉरी यहाँ समानुपाती का चिन्ह रहेगा, F समानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। दोस्तों जहाँ भी समानुपाती का चिन्ह होता है, जब हम उसे बराबर के रूप में लाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, एक नियतांक आता है। तो हम यहाँ से जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ भी एक नियतांक आएगा, F इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब ये जो K है ये कुछ अलग ही वैल्यू है, नियतांक सिर्फ इतना है। ये K वैल्यू क्या दर्शाता है? ये K वैल्यू माध्यम को दर्शाता है जहाँ पर आवेश रखे गए हैं। मान लीजिए कहीं पानी में आवेश हो तो उस माध्यम को दर्शाएगा। तो पानी का जो आवेश का जो माध्यम होगा उसकी वैल्यू है ये K। ये K की वैल्यू हवा के लिए यानी वायु के लिए K इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से निर्वात अथवा वायु के लिए अगर हम लिखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। निर्वात अथवा वायु के लिए K की वैल्यू 1 रखा जाता है। लेकिन अगर कहीं किसी दूसरे माध्यम में पानी इत्यादि के बारे में इत्यादि में अगर वो आवेश हों दोनों, तो K की वैल्यू उसके हिसाब से रखा जाएगा। फिलहाल ये जो K की वैल्यू होती है निर्वात अथवा वायु के लिए, K की वैल्यू हमेशा 1 रखी जाती है। तो आशा करते हैं आपको कूलाम का नियम भी समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं। मान लीजिए दो आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में कोई आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही कूलाम का नियम है। तो बल को F से रिप्रेजेंट करते हैं, समानुपाती Q1 Q2 दोनों के बीच जो दोनों आवेश है उनका गुणनफल और उनके बीच की जो दूरी है उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इस तरह से अगर हम लिखें तो आप देखेंगे कि समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट का उपयोग किया हुआ है। ये कांस्टेंट सिर्फ इतना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो K है वो माध्यम को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा माध्यम का उपयोग आपने किया है? इस माध्यम का मान निर्वात अथवा वायु के लिए 1 होता है।
दोस्तों ये जो कूलाम्ब दोनों आवेशों के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसका मान न्यूटन में होगा, क्योंकि बल जहाँ भी होता है उसका मान न्यूटन ही होता है, न्यूटन। अब हम चलिए देखते हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्ब स्क्वायर होता है। ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्ब स्क्वायर है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट है उसी की वैल्यू है। तो आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में आज का वीडियो की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और बाकी सब चीज़ें भी समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में यानी अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए आपका जो आशीर्वाद है मतलब जो शुभकामनाएं है वो हमारे साथ बनी रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और शेयर करना तो बनता है, क्योंकि आपके शेयर से ही हमारा हौसला बढ़ता है, आपके लाइक से ही हमारा हौसला बढ़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल से हम और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।